रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने अपने सहयोगियों गाइगर और मार्सडेन के साथ मिलकर रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों को महीन स्वर्ण पत्र 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर के ऑर्डर, बहुत महीन यानी एटॉमिक साइज में एक महीन स्वर्ण पत्र लिया और उस पर अल्फा कणों की बौछार की, और यहां से जो आगे डाइवर्ट हुए हैं इनको एक अलग अलग दिशाओं में संसूचक सूक्ष्मदर्शी यानी एक तरह से इंडिकेटर काउंटर भी है। ये जो अल्फा पार्टिकल आते हैं उनका जो प्रकाश चमक पैदा होती है यहां पर्दे पर, सिंटिलेशन काउंटर इसे कहते हैं। संख्या गिनी गई और अलग अलग दिशाओं में इसको घुमाकर देखा गया कि कौन सी दिशा में कितने पार्टिकल जा रहे हैं, और एक संख्या उन्होंने मापी कि n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 थीटा एंगल पर जाने वाले अल्फा कणों की संख्या इस तरीके से है। उस आधार पर उन्होंने परमाणु के मॉडल के संबंध में कुछ बातें अपनी दी कि पूरा परमाणु का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, सेंटर में अत्यंत सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर का होता है, सारा धनावेश यहीं पर होता है, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपने मार्ग से वापस आए, उससे इनके साइज का पता लगा। भिन्न कोणों पर जो कुछ मुड़ते हैं उस आधार पर ये खोखले स्थान का और अलग अलग जगह घूमने का पता लगा। ये जो जानकारी है ये रदरफोर्ड का मॉडल है। अधिकांश भाग खोखला होता है, धनावेश अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के गोले के अंदर ही ये पूरा परमाणु होता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति और सूर्य की गति चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति ये बिल्कुल एक जैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है, समानता लिए हुए होती है। रदरफोर्ड के मॉडल में दो महत्वपूर्ण कमियां हैं। एक है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, और चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो इसकी गति में त्वरण होगा, त्वरित गति होगी, और त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, पैदा करता है और रेडिएट करता है, जिससे उसकी एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आएगा और उससे टकराकर उसको नष्ट कर देगा, यानी स्थायित्व इसका नहीं बचना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण कमी थी स्पेक्ट्रम के संबंध में। जो विकिरण का उत्सर्जन होता है वो परमाणु के द्वारा ही होता है। बाद में बोहर ने उसकी व्याख्या की थी, स्पष्ट व्याख्या, यानी अगर त्रिज्या कम होगी इलेक्ट्रॉन की तो उसकी ऊर्जा अलग अलग होगी और वो अलग अलग ऊर्जाओं का ही उत्सर्जन करेगा, और अगर घटती हुई ऊर्जा है भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का उत्सर्जन करेगा, जबकि कोई भी परमाणु कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य के ऊर्जाओं का ही उत्सर्जन करता है। तो इसलिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा नहीं हो पाई थी। बोहर ने परमाणु का एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करते हुए। इन्होंने 3 पॉइंट है महत्वपूर्ण इनके। इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और वह कक्षाएं इस तरह की होती हैं कि जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यानी कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की केवल वही कक्षाएं संभव हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग m×v रेखीय संवेग होता है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
ऐसा नहीं है कि किसी भी त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएं, बल्कि कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाएं ही संभव हैं और इन्हें स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं और इसका मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग, इस तरह से ये त्रिज्याएं होती हैं। इन कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा का न उत्सर्जन करता है न अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कक्षा बदलती है। जैसे मान लीजिए ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में यहां इलेक्ट्रॉन आता है और इन दोनों का ऊर्जा स्तर का अंतर डेल्टा ई है, तो तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। E2 - E1 h न्यू फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और चूंकि ऊर्जा स्तर नियत है तो ऊर्जा स्तरों का अंतर भी नियत हुआ। इसका मतलब है कि कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा का ही उत्सर्जन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से ऊर्जा लेकर वो यहां जाता है तो निश्चित तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा का ही अवशोषण करेगा, निश्चित तरंगदैर्घ्यों का ही उत्सर्जन करेगा। तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोहर के मॉडल के द्वारा स्पष्टता से की गई है। परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त यानी अलग अलग और निश्चित मान के होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। इसी के लिए फ्रैंक हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने विसर्जन नलिका में पारे की वाष्प भर के विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन गुजारे और बाहर निकले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मापन किया और उन्होंने पाया कि पारे का इलेक्ट्रॉन, पारे का परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण करता है। प्रयोग के आधार पर उन्होंने देखा कि अगर यह मूल अवस्था है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करता है या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करता है या 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करता है। और अगर इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उस पर डाला जाए तो इस ऊर्जा को लेकर उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी आयनित वो हो जाता है। इसे आयनन ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी पारे का परमाणु केवल कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण कर सकता है। तो इससे तय हुआ था, पता लगा कि परमाणु के जो ऊर्जा स्तर हैं वो विविक्त होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं और उनकी ऊर्जाएं भी नियत होती हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं।